मैं सिर्फ आग्रह करूंगा आप सबका कि बिहार 30 सालों से ठगा हुआ तो महसूस कर ही रहा था। मैं बार बार कहता हूं, जिस तरीके से लगातार आजाद हिंदुस्तान के बाद आज चौथे दिन नॉमिनेशन को हो गया और लोग हिनौनी गठबंधन की ओर लगातार हरकत कर रहे हैं। बिहार को वो लोग क्या देंगे जो लोग अपने गठबंधनों का सम्मान नहीं कर सकते। न एनडीए में किसी गठबंधन का सम्मान है, न एनडीए में बीजेपी और नीतीश कुमार जी एक दूसरे के भीतर का कोई रिस्पेक्ट है, न कांग्रेस और एक बड़े गठबंधन जिसको ना जाने क्यों लोग ढो रहे हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट है। बिहार की जनता जानना चाहती है, लालू यादव जी आप 90 में जब सीपीएम भाजपा अन्य पार्टी का सपोर्ट लिए थे तो सरकार बनने के बाद वामपंथी पार्टी को टुकड़े टुकड़े में किया गया था और फिर वामपंथी पार्टी को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं मिला। लगातार गठबंधन की राजनीति बिहार में चली और इस गठबंधन और जातीय और सांप्रदायिक राजनीति के बीच बिहार के युवाओं की जिंदगी को तबाह किया गया, बिहार के किसानों की जिंदगी को तबाह की गई, बिहार के महिलाएं असुरक्षित रही, बेटी हमेशा डरी रही, बिहार के मजदूर हमेशा अपने बच्चों की रोटी और पेट के लिए अपनों से दूर रहे। कभी बिहार की चिंता नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि लगातार बिहार में डीएनए का सवाल क्यों उठ रहा है। कभी नीतीश कुमार जी अपने डीएनए पर पूरे बिहार को लेते हैं। मेरा 4 सवाल है उस व्यक्ति से जो डीएनए की बात करता है। क्या पप्पू यादव का डीएनए अच्छा या खराब, इससे किसी गरीब के पेट का और किसी मिडिल क्लास किसान या यूथ के जेब में 100 रुपया नहीं रहता, उस पर कौन सा बहस? पप्पू यादव का खून गलत है या सही, इससे गरीबों के खून का मूल्यांकन कैसे हो सकता है? पहला। दूसरा सवाल, जाति खतरे में हो या मजहब या धर्म, इससे भारत बिहार के 13 करोड़ लोग जो अशिक्षित बेरोजगार हैं, हर परिवार डरा और अभाव में जी रहा है, इससे किसी धर्म से या किसी जाति से वह डरा हुआ परिवार या सुरक्षित परिवार कैसे मुस्कुराएगा? यह सवाल। और तीसरा सवाल, जब ये लोग घर में बैठ के ट्वीट का खेल खेलते हैं, मायावती जी हमारे नेता हो या कोई, जब सड़कों पर बेटी बचाने की बारी हो तो बिहार में कोई आवाज नहीं उठती है। नरेंद्र मोदी जी, आपके मिथिला और भोजपुरी के ट्वीट से क्या बिहार का मजदूर का पलायन रुक जाएगा? आपके जुमलेबाजी से, आपके रिफेल के ट्वीट से क्या बिहार के मजदूरों का पलायन और युवाओं के रोजगार जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, क्या वो रुक जाएगा? यह सवाल बिहार के जहन में जाना चाहिए कि पप्पू या किसी नेताओं के डीएनए से बिहार के 12 करोड़ जनता जो परेशान है, उसकी परेशानी कैसे रुकेगी? बिहार 26वें नंबर पर है, वो 26 नंबर बिहार 1 नंबर पर कैसे जाएगा? बिहार का 25वें नंबर भूख पर है, वो 1 नंबर में कैसे जाएगा? बिहार में 1300 मात्र फैक्ट्री है जो 19 जिला में नहीं है, रोजगार नहीं है, वो कैसे डेवलप करेगा? ये नेता लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलर हैं। ये तो
मूल्यों पर अब कोई सौदा नहीं होता, राजनीति नहीं होती, विचारधारा पर नहीं होती। पप्पू यादव बट नेचुरल अलायंस कब है इस देश में? मैं मानता हूं नेचुरल अलायंस बात कभी वामपंथी पार्टियों के साथ होती थी, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के साथ होती थी, लेकिन अब जनता चुन के भेजती है और बेंगलुरु में सरकार 364 करोड़ रुपए में बदल जाता है। मध्य प्रदेश में आप पैसे पर आप सरकार बदल देते हैं, राजस्थान की सरकार गिराते हैं, मणिपुर में 2 विधायक है और आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या ये बट नेचुरल अलायंस है? अब तो कोई नेचुरल अलायंस नहीं है, अब तो सत्ता, सियासत और वोट को लेकर के होता है। पूरे देश का नेता अपने वर्कर्स से पैसा लेकर के टिकट देता है। लगभग पार्टियों की स्थिति कुछ न कुछ ब्लैकमेलिंग। इस देश में वर्करों का सौदा क्यों होता है? इस देश में जाति के आधार पर ही सिर्फ टिकट क्यों बंटवारे होते हैं? और इस देश में जाति के आधार पर डीएनए खराब कैसे होता है? यह सवाल आज पॉलिटिक्स के लिए प्रासंगिक हो चुका है। और यदि बिहार की जनता इसको नहीं मानेगी तो नेताओं का डीएनए एक दूसरों की लड़ाई के लिए खराब होगा। इसमें बिहार की जनता पीसती रहेगी। जो कल से आज तक हो रहा है, मैं ऐसी चीजों की आलोचना करता हूं। नेताओं को झूठ और झूठाई करना नहीं चाहिए, अपने गठबंधन के साथ फेयर रहना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि बिहार बचाने के लिए हम 5 सालों से लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन पप्पू यादव वादा करता है स्वागत करेंगे हम, मुकेश जी हो चाहे कुशवाहा जी हो, हर परिस्थिति में कि आप मुख्यमंत्री का सपना देखिए, मैं आपके पीछे खड़े रहूंगा। मुझे कोई मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखना है। मुझे बिहार के यूथ को, पलायन मजदूर को और बेटियों की सुरक्षा अहमियत है। मेरे लिए इन सौदागर के तरह जो लोग मुख्यमंत्री से चिपकू हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान मौत के मुंह में जिंदगी जी रहा हो, और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार और गठबंधन उसको परेशान कर रही है, बेइज्जत कर रही है, पता नहीं रामविलास जी रहेंगे कि नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि रामविलास जी हम लोग के बीच अभी रहें, लेकिन जिस तरीके से ऐसे समय में जब रामविलास जी का 3 ऑपरेशन हो और उस वक्त एनडीए उसको साथ छोड़ दे और नीतीश कुमार पैर की धूली समझने लगे, ये दुर्भाग्य है पॉलिटिक्स का। और कल जो घटना घटी वह बहुत गलत थी। पहले मांझी को, और दोनों घटक, मांझी को पहले बंधक नीतीश ने किया, फिर महागठबंधन ने किया, और कांग्रेस उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। कांग्रेस की जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की। फिर दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सिर्फ एक मजबूत नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, आप उसे भी निकाल दिया। कांग्रेस सुरक्षा लक्षण नहीं दे पाए। और जो कल हुआ कि आप बंद कोठी में कुछ कह दिए कि हम सीएम बनाएंगे या डिप्टी सीएम बनाएंगे, हम आपको 24 सीट देंगे। आप वहां कहते उनको लगता पसंद है तो जाता, नहीं लगता तो नहीं जाता। आप वैचारिक अलायंस क्यों नहीं करते? आप सत्ता के लिए अपमान क्यों करते? और ये अपमान कोई एक पार्टी नहीं करती, लगभग पार्टियों की फितरत दूसरों को ठगने, धुरताई करने की है। मैं बड़ा दिल दिखाकर स्वागत करता हूं कुशवाहा जी आपका। मुझे सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे सीएम बनना है। आप दोनों को सीएम बनना, आइए हम आप दोनों का स्वागत करके आप दोनों को साथ लेके चलेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद सर। सबसे बात होती है, क्या बात हुई? आप पति पत्नी से क्या बात हुआ आप ही बताएं।
अब इसमें हम बहुत अलग अलग बात करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, आपसे भी मोहब्बत करते हैं। कल रात 1 बजे बात हुआ, आपसे हम क्या बात की है हम बता दें। अपनी पत्नी को रंग से पूछते हैं राजा के बारे में, मुझे तो समझ में नहीं आती, मेरी तो कोई औकात नहीं है, कोई चाहते नहीं है तो मेरा औकात क्या होगा बिहार में। उन दोनों आदमी का जात है तो औकात तो उनकी होगी ना भैया। तो राजा से पूछे ना, रंग से कोई पूछ रहा है। मैंने तो कहा कि मैं स्वागत करने को तैयार हूँ। बिहार की जनता को पैर की धूली हम लोग को बना के झगड़ा का बैगन बना दिया। लगता तो हम है नहीं, ये कोई महागठबंधन की फितरत नहीं है। लगभग जनता मैंडेट कुछ देती है और सरकार किसी और का बन जाता है। अब सिर्फ बिकाऊ हो चुके हैं। आप आइए, जनता का चुन और हम बिक जाएंगे। लगभग हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि का कैरेक्टर लगभग उसी तरह का हो गया है। विचारधारा से कोई मतलब नहीं बच गई। मैं आपको वचन देता हूं कि जो वादा मैंने किया है वो दोनों आदमी आए, बड़ा दिल दिखाएं, पीडीए उसके समर्थन में खड़े रहेगी। पीडीए को कोई जल्दीबाजी नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री बनने की और बिहार में सीट को लेकर के मैं तुम करने की। मैं दोनों आदमी से, सिर्फ 2 आदमी से आग्रह करूंगा, आप कैसे लड़ना चाहते हैं बिहार को बचाने के लिए बताएं, पीडीए साथ खड़े। मुकेश सहनी ने कहा है कि आपसे भी बात हुई है, क्या कहीं वहाँ भी मैटर फंस रहा है क्या सीटों को लेकर? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अलायंस होगा तो बड़ा होगा, नहीं तो फिर वो अकेले लड़ेंगे। भैया मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले कहा जिनको जो सीएम बनना हो आए, हम स्वागत करेंगे, पूरी पीडीए साथ खड़ी है। क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का सपना देख रहे हैं? सर मुकेश सहनी जी सीएम का सपना देखे ना, मैं स्वागत कर लूंगा, क्या दिक्कत है? भूपेंद्र जी भी सपना देखे, कोई जरूरी थोड़ी है। जब 500 डिप्टी सीएम हो सकते हैं भैया, ये तो तय करना मुकेश जी और उनको है जिनको जबरदस्ती युवराज बना दिया जाता। जस करनी तस भोगनी, जिस तरह का आचरण करिएगा वैसा ही ना पाइएगा। रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। मुकेश जी ने किया गलत, और जो बंद कोठरी में और जबरदस्ती झूठ बोलते हैं आपके युवराज, वो ठीक। आप जरूर यादव की होंगे प्रश्न कर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन नहीं, हम नहीं जानते। चिंता मत करिए, पहले नीतीश से पूछ लीजिए जो 15 साल चलाए हैं, और भूपेंद्र जी और फडणवीस से मिले क्यों नहीं, उनसे पूछ लीजिए। और उनका घोषणा कब होगा? जो सत्ता के लिए बेचैन है उनसे पूछ लीजिए। हम ना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, अन्ना पीडीए बेचैन है। कोई दिक्कत? धन्यवाद, प्रणाम।